नमस्कार दर्शकों, मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि केसरिया से मिलवाइए, उसके ओनर से मिलवाइए। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ अवजापर हाउस और दरबारगढ़, जहाँ पे केसरिया रहता है। जब तक केसरिया के ओनर चरणजीत सिंह मेहड़ू आते हैं, आइए मिलते हैं रूप सिंह से, जो केसरिया की देखभाल करते हैं। नमस्कार रूप सिंह जी। नमस्कार मैडम। ये आप क्या कर रहे हैं और इसका क्या फायदा है, बताइए। ये हम हाथ मालिश कर रहे हैं। इससे एक तो चमक आती है और एक इसका मसाज होता है, जो इसकी नसें होती है वो सब खुल जाती है मसाज करने से। और आप कितने साल से घोड़े संभाल रहे हैं? मेरे को करीबन 4.5-5 साल हो गए। और दर्शकों, ये देखिए चरणजीत सिंह मेहड़ू केसरिया के ओनर आ चुके हैं और आज उनसे बहुत सारी जानकारी लेंगे घोड़ों के बारे में और केसरिया के बारे में। नमस्कार चरणजीत सिंह जी। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको घोड़ों का शौक कब और कैसे लगा? देखो, जिस घर में पहले से घोड़े हैं तो उधर जो भी बच्चे बड़े होते हैं उनको घोड़ों का शौक तो ब्लड में ही आता है। तो पहले से ही घोड़े हैं। पहले 1-2 घोड़े रखते थे राइडिंग पर्पस के लिए, शौक से। और बाकी मेन मैं ब्रीडिंग के अंदर एंटर हुआ, या मेरा इंटरेस्ट जब मारवाड़ी हॉर्सेस में ज़्यादा बढ़ा, वो बात है 2011 की। 2011 में मैंने 10th कंप्लीट किया और उस टाइम पे ये फेसबुक और ऑरकुट ये सब स्टार्टिंग था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि इंडिया में बालोतरा, पुष्कर ऐसे फैज होते हैं जहाँ पे मेला होता है, वहाँ पे घोड़े आते हैं, शोज वगैरह होते हैं, रिंग होती है। तो तब से मुझे थोड़ा ये इंटरेस्टिंग लगने लगा और मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया। फिर मैंने फादर साहब को बोला कि मुझे मारवाड़ी हॉर्स ब्रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट है। तो लकीली उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और फर्स्ट मैं मेरा बालोतरा मेले में हम लोग गए। उधर जाके हमने सब जानवर देखे। कुछ पहले से ये इंडस्ट्री के कुछ लोग से कॉन्टेक्ट्स थे, उनसे मिले, फिर सब समझा और फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब आपने पहला घोड़ा खरीदा बालोतरा से, जो आप बोल रहे हैं, उसके पहले क्या आपने राइडिंग वगैरह की थी कि ये पहला ही एक्सपीरियंस आपका, घोड़ा भी लिया तभी राइडिंग की, ऐसा था? नहीं, मैंने आपको बताया जैसे पहले से घर पे घोड़े तो थे, तो राइडिंग तो करते ही थे घोड़े पे। और मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम अकेले मैंने कब घोड़ा चलाया। मैं बहुत छोटी एज का था तब से राइडिंग करता हूँ। और मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल में था, वहां भी हॉर्स राइडिंग वगैरह थे स्वामीनारायण गुरुकुल में। तो वहां भी मैं राइडिंग रेगुलर वहां पे हम शाम को करते थे। और इवेंट्स में भी मैं पार्ट लेता था, जहाँ पे मतलब रेसिंग वगैरह होता है, स्कूल लेवल पे हमारा उधर होता था। तो तब से पहले से ही करते हैं ये राइडिंग वगैरह। अच्छा, घोड़ा जब पहली बार खरीदा आपने, तो कैसे डिसाइड किया कि ये घोड़ा अच्छा है नहीं है? क्या देखा आपने घोड़े में? या आप दर्शकों को बताइए कि कोई घोड़ा खरीदने जाता है तो क्या देखना चाहिए? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ये नहीं था कि मुझे ये ऐसा घोड़ा चाहिए, वैसा घोड़ा चाहिए। बस मेरे लिए मेन चीज ये थी कि मेरे पास मारवाड़ी घोड़ा आ रहा है। तो उस टाइम पे इतना कुछ अवेयरनेस भी नहीं थी। तो मुझे तो सारे ही घोड़े अच्छे लगते थे। लेकिन कुछ लोगों से मैं टच में आया, उनसे मैंने जाना। उसमें से एक रविराज जी गढ़वी हैं, जिनके साथ मैंने खूब बातें की, उनसे सब जाना। फिर और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिससे बातचीत कर करके मैंने जाना। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं
मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं किस टाइप की घोड़ियां लूंगा, ये सब बाद में हुआ। और स्टार्टिंग में कोई भी नया इंसान ये फील्ड में आता है तो उसे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो उसकी घोड़ी है वो अच्छी मिल जाए, या फिर वो जो सोच रहे हैं कि जो क्वालिटी होनी चाहिए। परफेक्ट हाँ, हो। मुझे ये लगता है इसके अंदर सबको पहले सबके साथ चीटिंग होती है, कुछ ना कुछ। वो घोड़ी घर पे आती है, बाद में ही पता चलता है अच्छा ये फॉल्ट है ये घोड़ी के अंदर, या कोई और पॉइंट आउट करता है, या फिर आपको पता चलता है कि ये फॉल्ट है मेरी घोड़ी में। तो ये पूरा गेम ही ऐसा है कि आप एक्सपीरियंस करो, सीखो, एंड अगेन आप उसको कैसे इम्प्रूव करो उसके ऊपर काम करो। अच्छा, लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि कॉन्फर्मेशन घोड़ों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दर्शकों को थोड़ा इनके बारे में बताइए, क्या है कॉन्फर्मेशन और क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली देखिए, घोड़ा जो भी है वो कोई भी घोड़ा है, मारवाड़ी है या फिर काठियावाड़ी है, सिंधी है, ये इसका मेन पर्पस जो है पूरे वर्ल्ड में वो राइडिंग है। पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था या वॉर के लिए यूज होता था घोड़ा। तो घोड़े को चलने के लिए एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन वाला बॉडी चाहिए। अब कंफर्मेशन अगर घोड़े का ठीक नहीं है तो वो घोड़ा आपको उस चीज में काम नहीं दे पाएगा। घोड़े को आपको ट्रैवल करवाना है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, अगर आपके घोड़े का कंफर्मेशन ठीक नहीं है वो काम वो नहीं करके देगा, तो वो घोड़े का कोई मतलब। आज हम लोग शो पर्पस के लिए या शौक से घोड़े रख देते हैं। अपने मारवाड़ी काठियावाड़ी घोड़ों की अभी तक कोई शो के अलावा कोई यूटिलिटी नहीं निकली है। जैसे काठियावाड़ी में तो फिर भी एंड्योरेंस में काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं घोड़े। मारवाड़ी में भी कुछ लोग हैं जो ड्रेसाज में, शो जंपिंग में लेके आ रहे हैं। बाकी तो ज्यादातर ये शो और हॉबी एक बन के रह गई है। लेकिन अगर यही घोड़े कल अपन कोई स्पोर्ट्स में डालना चाहे तो उसमें काम कर सके। तो कंफर्मेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चरणजीत सिंह, ये बताइए, आपने कहा कि बालोतरा से आप अपना पहला घोड़ा लाए थे। घोड़ा था या घोड़ी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली बालोतरा से मैंने 4 फिलीज परचेज करी थी। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे 4 फिलीज हमने परचेज करी थी और वो फिलीज लेके आए। मैं एक ये भी शेयर करना चाहूंगा, काफी लोग नए आते हैं, उनको ये लगता है कि हम 6 महीने या 12 महीने तक की फिलीज लेके उसको तैयार करके फिर ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है। तो फिर वो फिलीज लेके आए और 6-12 महीने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर इससे अच्छा हमने अगर 2 ब्रूड मेल्स परचेज कर ली होती तो इतने टाइम में हमने उसके फोलिंग्स भी ले लिए होते तो भी क्वांटिटी तो 4 ही होती। तो अगर कोई नया ब्रीडिंग में अगर कोई नए लोग आ रहे हैं तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि फिलीज से स्टार्ट अगर करना सोच रहे हैं तो या तो फिर मेज से स्टार्ट करें, जो प्रूवन ब्रूड मेज हैं वो लेके आए। एक बहुत अच्छा पॉइंट है दर्शकों, कि अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं, जैसे चरणजीत सिंह बता रहे हैं, तो छोटी घोड़ियां लेने से, फिलीज लेने से अच्छा है कि आप एक ब्रूड मेयर लेके आए। उसके बाद की कहानी बताइए, क्या हुआ? आपने जो लिए वो क्या परफेक्ट कंडीशन में थे? आपने जो सोचा था, कल्पना की थी, उसी टाइप के थे या कुछ मिसिंग था उसमें? नहीं, वो जो स्टॉक में लेके आया था उसमें से मैं काफी कुछ सीखा।
जो मुझे जो क्वालिटी चाहिए थी, मतलब धीरे धीरे जो मैं समझने लगा कि मारवाड़ी घोड़े क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या है, मारवाड़ी घोड़े का कन्फर्मेशन कैसा होता है, तो वो सब जैसे मैं समझने लगा तब मुझे रियलाइज होता गया कि मैं जो स्टॉक लेके आया हूँ उसमें क्या कमियां है। तो पहले तो मैंने ये ट्राई किया कि वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करने का, कि मेरी घोड़ी में जो कुछ भी मिसिंग है उसको उस हिसाब से घोड़ा सिलेक्ट करके डाला। उसमें भी कुछ हद तक मुझे इम्प्रूवमेंट मिला, लेकिन जहां मुझे जाना था वहां तक मैं नहीं जा सकता था। फिर मैंने उसको फिल्टर करना शुरू किया, घोड़ी दे के उससे अच्छी घोड़ी लेके आए। तो ये प्रोसेस ब्रीडिंग में मैं समझता हूँ कि ऑलवेज चालू ही रहता है, फिल्टरेशन। तो ये जो आप फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं या बेच के फिर खरीदना, क्या उसमें मॉनेटरी लॉस प्रॉफिट कुछ होता था, उसके बारे में हाँ, बताइए। पहले तो लॉस ही किया है। हम्म जो रेट में हम लेके आए थे, फिर जो रेट में हमने बेचे, तो ठीक है, रेट जो है उसमें कोई ज्यादा हमने ज्यादा मार्जिन नहीं था हमारा, लेकिन इतने टाइम जो क्या ओवरऑल आप अगर देखोगे तो लॉस ही है। लेकिन वो लॉस जो हमने किया, वो लॉस से हमने काफी कुछ सीखा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मैंने ट्यूशन फी दी है, तो उससे सीख के फिर अभी धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। तो चरणजीत सिंह का मानना ये है कि लॉस भले हुआ हो लेकिन उनका पैशन घोड़ों के लिए जारी रहा, और सबसे बढ़िया बात है कि उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। भी जिक्र किया एक शब्द का, ब्रूडमेर। तो दर्शकों को बताइए ब्रूडमेर मतलब होता क्या है। ब्रूडमेर बेसिकली जो घोड़ी आप ब्रीडिंग के लिए आपके पास है उसको ब्रूडमेर कहते हैं। और डिसाइड कैसे करें कि ब्रूडमेर अच्छी है या नहीं है। देखिए, ब्रीडिंग के लिए मारवाड़ी या कोई भी ब्रीड है, तो फर्स्ट तो ब्रूडमेर में जो देखा जाता है वो है कन्फर्मेशन। अगर आपकी ब्रूडमेर कन्फर्मेशन वाइज साउंड है, तब उसकी नेक्स्ट फिर आती है आप उसकी जो ब्रीड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, आप वो देखिए, वो ब्रीड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में कितनी अच्छी है। और आप उसको फिर, ये एक्चुअली ब्रीडिंग पूरा सब्जेक्ट जो है वो पर्पस बेस्ड है, कि ब्रीडिंग में आपका पर्पस क्या है। मारवाड़ी की बात करें, शो हॉर्सेस की बात करें, तो मेरा जो पर्पस है या किसी का भी शो हॉर्सेस में होना चाहिए वो टाइप है, कि मैं जो ब्रीड करता हूँ टाइप के लिए करता हूँ। तो मैं कभी ब्रूड में परचेज करने निकलता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि कंफर्मेशन वाइज ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर्स वाइज मारवाड़ी ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, और जो टाइप है वो टाइप ट्रू टू ब्रीड हो, अच्छी लेंथ हो, अच्छी लॉन्ग नेक हो, जिसकी अच्छी थ्रॉट लैच हो, जिसको हम हिंदी में मणिया भी बोलते हैं, कान सुंदर हो, फेस प्रोफाइल अच्छी चिजल्ड हो। तो ये सब चीजें देखते हैं, बोन वगैरह अच्छे हैं उसके, और उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी, उसके जो पास्ट के रिजल्ट्स हैं, अब जितने रिजल्ट्स देख सको, 4 5 10, जितना अच्छा ब्रीडिंग रिकॉर्ड है उसका, तो मेन तो ब्रूडमेर में यही सब देखा जाता है। आपको ये भी पता चलेगा ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स देखेंगे तो कि उसके जीन्स में क्या ट्रेट्स हैं या क्या कैरेक्टर्स हैं जो उसके आगे बच्चों में वो पास ऑन कर रही है, ब्रूडमेर जो भी है। तो उसके हिसाब से आपका घोड़ा है, या फिर आपके पास अगर घोड़ा नहीं भी है, तो आपको जो ब्रीड करना है, जो टाइप के लिए आप कर रहे हो, पर्पस के लिए करो, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ब्रूडमेर में यही देखना मेन चीज है। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक ब्रूड में सिर्फ अगर सिलेक्ट करनी है तो भी कितना सर्वे करना पड़ता है, कितनी कुछ जानकारी लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि
वो ब्रूड मेयर ने कैसे बच्चे दिए हैं वो भी देखना पड़ता है। इतना सब सर्वे करने के बाद ही आपको एक अच्छी या परफेक्ट ब्रूड मेयर मिल सकती है। हाइट के बारे में काफी जगह मैंने ऐसे सुना है कि लोगों को एक बहुत क्रेज है कि घोड़ी की हाइट 63, 64 ऐसी होनी चाहिए तभी बच्चा अच्छा आता है। क्या ये बात सही है? मैंने तो ये देखा है और मेरा ये मानना भी है कि ब्रूडमेर अगर छोटी भी है 59, 60 की, तो भी वो अच्छे हाइट वाले बच्चे प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे 59 की घोड़ी के 63, 64 के बच्चे हैं। तो मेन चीज ब्रीडिंग के अंदर ये होती है कि आपकी घोड़ी जो है उसकी पेडिग्री क्या है, उसका जीन पूल जो है वो कितना स्ट्रांग है, और साथ में स्टेलियन है वो कितना स्ट्रांग जीन्स हैं उसके, और वो उसके बच्चों में क्या पास ऑन करता है। ये बेसिकली ब्रीडिंग है ना, वो एक मैथमेटिक्स है जो एक हद तक हम कैलकुलेटिव रिस्क कहो या फिर आप जो भी कहो उसको कैलकुलेशन के साथ कर सकते हैं। 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये आप प्रोबेबिलिटी पे चल सकते हो। मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये घोड़ी और ये घोड़ा तो इसका बच्चा कैसा आएगा, ये अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। घोड़ी साइड जो घोड़ी है उसकी साइड से क्या है, घोड़े के साइड से आपके पास क्या है, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो घोड़ी अपने बच्चों में देती है, या फिर उसकी जो पेडिग्री है, उसकी डैम है, उसके सायर है, उसकी दादी है, तो वहां से उसने क्या कैरी किया है, और फादर जो स्टेलियन है वो साइड से स्टेलियन ने क्या कैरी किया है आगे। फिर आप जो जिस दो चीज को ब्लेंड कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो एक आप अनुमान लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो आपका अनुमान सही आएगा, लेकिन कुछ हद तक ये कर सकते हो, और यही प्रैक्टिस करके ब्रीड जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। एक और इससे सवाल उठता है कि घोड़ी का कलर हो या स्टैलियन का कलर हो, या घोड़ी की हाइट ले लो या स्टैलियन की हाइट ले लो, तो दोनों में से किसका जीन्स या कौन सी चीज ज्यादा असर करती है, स्टैलियन की या ब्रूडमेयर की? देखिए, अगेन डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स किसके डोमिनेंट है। और जनरली एक जनरल जो हम देखते हैं आजकल, तो जनरल मेरे हिसाब से 70-30 का रेशियो है। 70% फ्रॉम द मदर साइड, 30% सायर साइड से। हमेशा ही ऐसे होता है कि ये परसेंट या ये रेशियो? मैंने आपको बोला ना कि एक जनरल एवरेज मेरे अंदाजे से हो सकता है, किसी और के अंदाजे से ये 60-40 का रेशियो हो सकता है, और डिपेंड भी करता है ना हर कहीं आप कई बार देखोगे कोई घोड़े के बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल उसके फादर जैसे ही बच्चे आते हैं। जैसे आपने अति सुंदर, अगर आप अति सुंदर के कोई भी बच्चे देखेंगे तो आप देख के पहचान जाएगी कि ये अति सुंदर का है। वैसे ही केसरिया में भी सेम चीज है, वो बच्चे देख के आप बोल सकते हो कि ये केसरिया का होगा या अति सुंदर लाइन का है। अगेन दिलबाग के बच्चे देखो आप, तो दिलबाग के बच्चे देखने से ही आपको पता चल जाता है, तो ये भी मैटर करता है। ये देखिए दर्शकों, केसरिया और उसका 16 महीने का बच्चा रुस्तम हूबहू केसरिया जैसा ही दिखता है। केसरिया की पूरी कहानी जानेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।